Hello students, today our topic is MySQL. In this lecture we are going to discuss some basic command related to MySQL. In our last video we already discussed about how we can create database, how we can create table, how we can select the database table content using the select command. So we already discussed these commands in our previous video, and we are going to discuss some more commands related to MySQL in this video. So let's start with the order by clause. So let's begin. So let us start with order by clause. So it is point number 11, SQL order by clause. So the order by keyword sort the records in ascending order by default. To sort the records in descending order, you can use the DESC keyword. तो ऑर्डर बाई क्लॉज हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाई क्लॉज यूज़ करते हैं हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज़ किसके साथ किया जाएगा? ये इंडिविजुअली तो यूज़ नहीं होता, इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं हम। स्क्रीन पर सिंटेक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम, कॉलम नेम। तो अभी हमें सेलेक्ट के साथ क्या करना है? हमें सेलेक्ट के बाद लिखना है जितने भी कॉलम नेम हैं वो कॉलम नेम मेंशन कर देने। फ्रॉम टेबल नेम, ये तो सेलेक्ट का था सिंटेक्स, ये हम सब पहले से जानते हैं। और टेबल सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर टेबल में जो भी हमें कॉलम सेलेक्ट करने वो, या एंटायर टेबल सेलेक्ट करनी तो वो भी पॉसिबल है इसके थ्रू। लेकिन हमें ऑर्डर बाई क्लॉज के थ्रू ये पता करना है कि डेटा को पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर आप ऑर्डर बाई के बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ऑर्डर बाई लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नेम लिखेंगे। और जनरली हम एक ही नेम लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी कॉलम में टू डिफरेंट एंट्रीज़ हैं, दो एंट्री सेम है, डिफरेंट एंट्री नहीं है, सेम है एंट्री, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर हमारा कॉलम नेम 2 मेंशन है तो फिर इसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट के नेम सेम है और आप नेम के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपने एड्रेस मेंशन कर रखा है नेम के बाद, तो फिर डेटा आपका एड्रेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा है ऑर्डर बाई कॉलम नेम, तो सिर्फ कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में। और आप ये जो कीवर्ड है ASC, ये ऑप्शनल है। आप इसको लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। लेकिन अगर आपको DESC, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और आप DESC लिखते हैं तो फिर डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये ऑर्डर बाई क्लॉज का सिंटेक्स था। तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि ऑर्डर बाई सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। सेकंड थिंग ये है कि ऑर्डर बाई के साथ हम एक से ज़्यादा कॉलम मेंशन करते हैं। अगर ऐसा होता है कि एक कॉलम में वैल्यू सेम है तो फिर दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका डेटा होता है। और अगर हमें डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको फिर DESC को यूज़ करना होगा। DESC लिखते हैं वहाँ पर कॉलम नेम के बाद में। तो ये ऑर्डर बाई क्लॉज का फंक्शन था, काम था। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेबल होनी चाहिए आपके पास। एक टेबल हम बना लेंगे। टेबल बनी हुई है, कस्टमर टेबल को हमने पिछली बार भी बनाया था, तो सेम कस्टमर टेबल है। तो नहीं है आपके पास तो पहले क्रिएट और इंसर्ट टेबल कमांड के थ्रू पहले ये टेबल कस्टमर्स आप अपनी डेटाबेस में बना लीजिए इसको। उसके बाद जब ये टेबल होगी तभी डेटा को शॉर्ट कर पाएंगे। और आप कोई दूसरी टेबल भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। पहले से टेबल बनी हुई है ये, और पिछली बार हमने लाइक क्लॉज का यूज़ किया था तो उसमें भी कस्टमर टेबल का यूज़ किया था। तो अगर आपने लाइक टेबल को बना रखा है और लाइक टेबल के लिए उस टेबल को पहले से बना रखा है, कस्टमर्स टेबल को लाइक क्लॉज के लिए आपने पहले से इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो इसमें भी हम ऑर्डर बाई में भी सेम टेबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको? टेबल है कस्टमर्स, अब इसमें कॉलम नेम है ID, नेम, एज, एड्रेस, सेल, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हमको डेटा नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और एक्चुअली सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग नहीं करना, नेम और सैलरी के अकॉर्डिंग करना है। इन एनी केस अगर नेम आपका सेम पाया जाता है तो उस केस में सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो जाए।
तो अभी आप इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए काम और कर सकते हैं कि जो टेबल है आप में उसमें सेम नेम की एक और एंट्री कर दीजिए। बाकी एज, एड्रेस, सैलरी को अलग रखिएगा, लेकिन एक जैसे हार्दिक या कंगना की एक एंट्री और कर दीजिए, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा ये किस तरीके से काम करता है। तो कमांड क्या लिखेंगे हम? कॉलम तो हमको सभी सेलेक्ट करने हैं और डेटा हमें नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेलेक्ट और फिर लिखेंगे स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ तक तो टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ होता है। उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर बाय और फिर कॉलम का नेम। कॉलम का नेम ही नेम है, NAME, तो हम नेम लिख देंगे। और जैसे मैंने बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हमेशा एक ही कॉलम हो जिसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है, एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पहली प्रायोरिटी मिलती है फर्स्ट कॉलम को। अगर ऐसा होता है कि डेटा की फर्स्ट कॉलम की एंट्री डेटा की सेम होती है तो फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है। तो अगर ऐसा है कि किन्हीं भी दो कस्टमर्स के नेम सेम है तो फिर सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद ना तो ASC लिखा हुआ है ना DSC, तो जैसे मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट हो जाएगा। चलिए, ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसी डेटा को, ये एक्चुअली आपका आउटपुट था, ये देख पा रहे होंगे, H नेम पहले H के बाद K, फिर M, फिर लास्ट में R। तो हार्दिक, कंगना, किशन, कोमल, मोनिका, रमेश, रूपाली, असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए आप, फर्स्ट लेटर अगर सेम मिलता है तो सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग फिर डेटा शॉर्ट होगा। देखिए जैसे कंगना और किशन में दोनों में फर्स्ट लेटर K है, तो फिर सेकंड लेटर आपका कंगना में A आता है, किशन में I आता है, तो कंगना पहले आएगा, किशन बाद में। और अगर ऐसा होता कि ये मान लीजिए कंगना की एंट्री 2 टाइम्स होती इसमें, तो फिर उस केस में जिसकी सैलरी कम होती वो पहले एंट्री पहले आती, क्योंकि यहाँ पर सेकंड जो ऑर्डर बाई दे रखा है कॉलम, वो आपका सैलरी दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अभी ये आपने क्वेरी लिखी है और ये इसका आउटपुट है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है मैनेज, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर टेबल का कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर बाय, डेटा का मतलब शॉर्ट करना है, ऑर्डर बाय का मतलब यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज हम जानते ही हैं। ऑर्डर बाय नेम, अब नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग के लिए हमने लिखा DSC। याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ASC बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि ASC असेंडिंग ऑर्डर के लिए आता। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए अभी रूपाली की एंट्री सबसे पहले होगी, देन रमेश, फिर मोनिका, कोमल, किशन, कंगना और सबसे लास्ट में हार्दिक। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज का याद रखिएगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करते हैं। और अगर कीवर्ड ASC लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ASC बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो फिर DESC आपको लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग होता है, ASC होता है। ठीक है, तो ये चलिए हो गया आपका। आगे देखते हैं SQL इन ऑपरेटर। अब ये इन ऑपरेटर को समझना ज़रूरी है। तो इन ऑपरेटर का क्या वर्क है, पहले देखिए। द इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज एंड द इन ऑपरेटर इज शॉर्ट हैंड फॉर द मल्टीपल और कंडीशन। और इसका सिंटेक्स भी दे रखा है, तो पहले इनको समझ लीजिए। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपको अपने कस्टमर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और सिर्फ उन कस्टमर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जो या तो दिल्ली में या फिर कोटा में या फिर पर्टिकुलरली हम कहें किसी पर्टिकुलर सिटी में, जैसे भोपाल में रहते हैं, सिर्फ इन 3 सिटी के हमें कस्टमर्स के नेम चाहिए, दिल्ली, कोटा या भोपाल। तो एक जो हमने सीखा है वो तो ये कि हम कंडीशन देंगे और से कंडीशन को सेपरेट कर देंगे। ठीक है वो भी, लेकिन एक और आसान तरीका है इसका, वो है इन ऑपरेटर के थ्रू। हमको करना क्या है कि हमको इन ऑपरेटर का यूज़ करना है
और इन ऑपरेटर का यूज़ ये है कि अगर हमें पर्टिकुलर हम कह सकते हैं पूल में से कोई एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि पूल के अकॉर्डिंग, पूल में जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अगर डेटा मैच हो रहा है तो वो चाहिए हमको, तो फिर वहाँ हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो बड़ा आसान है यूज़ करना, इसको देखते हैं, पहले सिंटैक्स समझते हैं इसका। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, ये तो आप सबसे अब तक याद हो चुका होगा आपको, ठीक है। अब आपको लिखना है वेयर के बाद कॉलम नेम, ठीक है, उसके बाद इन वैल्यूज़ 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। जैसे अब इसी की बात करते हैं कस्टमर टेबल की। आपको कस्टमर टेबल में जो कस्टमर्स की डिटेल है सिर्फ उन सिटीज़ की कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जो दिल्ली, कोटा या भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इन। अब यहाँ इन लिखेंगे, जहाँ एड्रेस कहाँ पर है, एड्रेस या तो दिल्ली है, कोटा है, भोपाल है। ये दिल्ली, कोटा, भोपाल क्या है, ये है आपका एड्रेस, ये एड्रेस कॉलम को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले उस कॉलम का नेम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद कीवर्ड इन और फिर वो वैल्यूज़ जो हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पर दिल्ली, कोटा या भोपाल मेंशन कर दिया। अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो भी एंट्रीज़ हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो जाएंगे। देखिए 3 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड है किशन, कंगना और हार्दिक के, वो आउटपुट आपका आ जाएगा। तो ये इसका आउटपुट है। अभी आपको समझ में आ चुका होगा इन ऑपरेटर, आई थिंक। बात करते हैं एसक्यूएल बिटवीन ऑपरेटर्स की। तो कभी कभी क्या होता है कि इन ऑपरेटर के थ्रू अगर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम काम नहीं कर सकते उसके थ्रू, क्योंकि सभी वैल्यूज़ को मेंशन करना पड़ता है। और वैल्यूज़ अगर उस केस में बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हमको रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो उसके लिए बिटवीन ऑपरेटर सबसे सही है। और बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है कि बिटवीन ऑपरेटर आपका एक रेंज के अंदर वैल्यूज़ जो भी होंगी उनके अकॉर्डिंग डेटा को शो करता है। जैसे अच्छा एक बात और है इसके अंदर कि जो बिटवीन ऑपरेटर है इंक्लूसिव है। इसका मतलब यह है कि बिगिन और एंड वैल्यूज जो होंगी वो दोनों इंक्लूडेड होंगी। लिखा भी हुआ देखिए फर्स्ट पॉइंट, द बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। तो एक गिवन रेंज के अंदर अगर हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। एंड द वैल्यूज़ कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट्स। और वैल्यूज़ कैसे भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट्स भी हो सकती है। एंड द बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव, बिगिन एंड एंड वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। इंक्लूसिव का मतलब है कि जो भी बिगिन वैल्यू होगी और जो एंड वैल्यू होगी वो भी इंक्लूड होंगी इसके अंदर। तो करना हमको यही है कि हमको लिखना है बिटवीन, पहले लिखना है सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, बिटवीन तो बाद में लिखेंगे। पहले तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जैसे लिखा जाता है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जितने भी कॉलम नेम है और सभी सेलेक्ट करें तो स्टार ही लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद वेयर क्लॉज, फिर उसके बाद कॉलम का नेम जहाँ आपको वैल्यू चाहिए, उसके बाद कीवर्ड बिटवीन, ये देखिए, फिर वैल्यू 1 एंड से सेपरेट करेंगे, एंड वैल्यू 2। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2 ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इसमें रेंज में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल दे के समझते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे आपने लिखा, आपको मान लीजिए अपने कस्टमर, उन सभी कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिनकी एज 25 और 30 के बीच में है। इसमें 25 और 30 भी इंक्लूड है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज बिटवीन 25 एंड 30। तो जिस कस्टमर की एज 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, उन सभी की डिटेल स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ये आउटपुट है। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं पहले से हमारे पास एक टेबल कस्टमर बनी हुई है, ठीक है। अभी हम कस्टमर टेबल को यूज़ कर रहे थे, लाइक क्लॉज में भी हमने इसको यूज़ किया था और इसके बाद इनके लिए भी हमने सेम टेबल को यूज़ किया था। अभी भी हम सेम टेबल को यूज़ कर रहे हैं। तो टेबल बनी हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अप्लाई करने में। नहीं बनी हुई है तो टेबल क्रिएट कीजिए, उसके बाद डेटा इंसर्ट कर लीजिए इसके अंदर। तो ये देखिए, ये 3 कस्टमर्स की डिटेल, क्योंकि इनकी एज आपकी 25 और 30 के बीच में है। 25 और 30 दोनों इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। तो 25 एज वाली किशन और रूपाली भी इसका पार्ट है टेबल का। आप ये देख लीजिए, 30 किसी की थी नहीं तो 30 वाला डेटा शो नहीं हो रहा इसके अंदर, क्योंकि 30 एज एग्जैक्ट किसी की थी नहीं इसके अंदर डेटा के अंदर, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें 30 एज किसी की नहीं है, 25 तो है। ये देखिए रूपाली की है
और किशन की है। ओके, चलिए एक तो ये हो गया आपका बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इनकी तरह है, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ को पर फोकस ना होगा, हमारा फोकस रेंज पर होता है, पहली थिंग, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है ये इंक्लूड होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी को आपको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा DDL और DML का कॉन्सेप्ट। हालांकि आप सबको पता होगा DDL कमांड्स में वो सभी कमांड्स आती हैं DDL स्टेटमेंट्स में जिसमें आपको टेबल के स्ट्रक्चर से जो रिलेट करते हैं वो सभी DDL के अंदर आते हैं, और मैनिपुलेशन से रिलेटेड आपके अंदर जो स्टेटमेंट आते हैं वो आते हैं DML में। तो DDL और DML, ठीक है। और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, आपको कोई भी कमांड जो टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम स्ट्रक्चर को डिलीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, वो DDL में आती है। और जिसमें हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, डेटा को चेंज कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, वो सभी DML में आते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक कमांड और है अल्टर टेबल कमांड। मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अपडेट और अल्टर में क्या डिफरेंस है। तो अपडेट DML स्टेटमेंट है, जहाँ जबकि अल्टर आपका DDL है। तो पहले अपडेट क्वेरी को देखते हैं कैसे वर्क करती है। अपडेट तो एक क्लियर हो गया आपको। रिकॉर्ड को अगर आपको चेंज करना है, जैसे किसी स्टूडेंट का मान लीजिए या कस्टमर की टेबल की बात करें, तो आपको कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है आपको। तो कस्टमर का अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो कस्टमर का एड्रेस चेंज करने के लिए आपको अपडेट कमांड का यूज़ करना होगा, ठीक है। या किसी का ID चेंज करना है या नेम में सर नेम वगैरह कुछ इस तरीके से चेंज करना है, तो आपको अपडेट के थ्रू ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते SQL के अंदर। तो अपडेट कमांड के साथ वेयर क्लॉज भी यूज़ होता है। जब मैंने वेयर क्लॉज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वेयर क्लॉज आपका सेलेक्ट के साथ यूज़ होता है, अपडेट के साथ यूज़ होता है और डिलीट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपडेट को किस तरीके से, अपडेट कैसे काम करता है आपका। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। पहले से कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उस रिकॉर्ड को आपको चेंज करना है तो आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ओके। एंड यू कैन यूज़ वेयर क्लॉज विद अपडेट क्वेरी टू अपडेट सेलेक्टेड रोज, अदरवाइज ऑल द रोज वुड बी अफेक्टेड। अपडेट के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, और सभी रोज़ अफेक्टेड होंगी। और अगर हमने वेयर क्लॉज लगा दिया तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी सिर्फ उन्हीं का डेटा या रिकॉर्ड अपडेट होगा, बाकी का नहीं होगा। तो कैसे करते हैं काम, सबसे पहले हमने लिखना पड़ता है अपडेट, अपडेट के बाद टेबल का नेम और उसके बाद कीवर्ड सेट। इसको याद रखिएगा, सेट कीवर्ड यूज़ होता है अपडेट के साथ। जब कभी भी आप अपडेट करेंगे तो सेट तो लिखेंगे ही। उसके बाद कॉलम का नेम, कॉलम के नेम के बाद वैल्यू जो हमें अपडेट करनी है, और अगर एक से ज़्यादा कॉलम में करना है तो फिर सेकंड कॉलम का नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर थर्ड कॉलम का नेम, उसकी वैल्यू। तो जिस कॉलम में हमें वैल्यू अपडेट करनी है उन कॉलम के नेम के साथ वैल्यू की एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है या फैक्ट है वो क्या है, वो ये है कि जब कभी हम सेट के साथ कॉलम नेम और वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाती है, सभी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। लेकिन ऐसा तो आपको नहीं करना है, आपको तो पर्टिकुलर कुछ वैल्यू चेंज करनी है। तो फिर यहाँ पर हम वेयर का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे वेयर, वेयर के साथ कंडीशन। तो जो भी कंडीशन होगी तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा अपडेट होगा, नहीं अदरवाइज़ नहीं। तो इस कॉलम जो भी हमने मेंशन किए हैं उन कॉलम्स की सभी की वैल्यूज़ अपडेट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, आसान रहेगा समझना। देखिए ये टेबल कस्टमर्स है, पहले से बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। नहीं बनी हुई तो बना लीजिए, इसे क्रिएट कर लीजिए, डेटा इंसर्ट कर लीजिए। इसके बाद अब मुझे करना ही है इस टेबल के अंदर कि मुझे एड्रेस पुणे चाहिए, तो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर पुणे कर दूंगा तो ये जितने भी एड्रेसेस हैं ये सभी चेंज हो जाएंगे। लेकिन मुझे चेंज करना है सिर्फ उस
कस्टमर का एड्रेस जिसकी आईडी 6 है, इसकी आईडी 6 है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए लिखेंगे अपडेट टेबल का नेम क्या हो गया कस्टमर्स, उसके बाद कीवर्ड सेट लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नेम क्या हो जाएगा एड्रेस, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू पुणे। तो पुणे जो वैल्यूज़ है अगर सिर्फ हम इतना ही लिखें तो सभी कस्टमर का एड्रेस पुणे हो जाएगा, पर हमें सभी का नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ उस कस्टमर का एड्रेस पुणे करना है जिसकी आईडी 6 है। तो फिर हम वेयर के साथ लिखेंगे इसको, वेयर आईडी इक्वल टू 6। तो जहाँ आईडी क्या है 6, उसके बाद सेमीकोलन का साइन जो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, एड्रेस पुणे सिर्फ उसी कस्टमर का चेंज होगा जिसकी आईडी 6 है। अदरवाइज हम वेयर आईडी इक्वल टू 6 ना लिखें तो सभी कस्टमर का एड्रेस पुणे हो जाएगा। अभी आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना ये है, एक और कमांड देखते हैं हम, अपडेट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एड्रेस तो चेंज करना ही है और एड्रेस चेंज करने के साथ आपको सैलरी भी चेंज करनी है। ठीक है, आपको सैलरी भी चेंज करनी है। 8 मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये आपका 10,000 है, ये सैलरी इक्वल टू 10,000 है। ठीक है, ये है आपका। तो चलिए हमको क्या करना है, हमको कस्टमर्स का सबका एड्रेस चेंज करना है और सैलरी चेंज करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपल अपडेट कस्टमर्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे। तो एड्रेस क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा सबका, ये देखिए। एंड कॉमा लगा के, एंड तो नहीं लिखा लेकिन कॉमा लगाया हुआ है तो ये सेकंड कॉलम की वैल्यू चेंज होगी। एंड लिखना भी नहीं है, आपको कॉमा ही लगाना है क्योंकि अलग अलग कॉलम की वैल्यू चेंज करनी होती है। तो सैलरी इक्वल टू 10,000। तो सैलरी कितनी हो जाएगी सबकी, न्यू सैलरी 10,000। याद रखिएगा इसमें वेयर क्लॉज यूज़ नहीं हुआ है। तो चूँकि वेयर क्लॉज यूज़ ही नहीं किया आपने तो होगा क्या कि सभी कस्टमर का एड्रेस पुणे हो जाएगा, ये देखिए, और सभी कस्टमर की सैलरी अपडेट होकर 10,000 हो जाएगी। अभी आपको समझ में आ चुका होगा ये अपडेट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पिछली बार हमने वेयर क्लॉज का यूज़ किया था और सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू को अपडेट किया था। इस बार हमने 2 कॉलम में वैल्यू को अपडेट किया है और वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं किया है। तो ये फ़र्क होता है वेयर का यूज़ करने से और ना करने से। अगर वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। वेयर का क्लॉज यूज़ करेंगे तो जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी सिर्फ वहीं वैल्यू अपडेट होगी, बाकी में वैल्यू अपडेट नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 15, पॉइंट नंबर 15, SQL DESC कमांड। तो ये अभी आपने अपडेट कमांड देखी, अल्टर को भी अभी हम समझेंगे आगे। ये तो डेटा अपडेट करने से रिलेटेड थी, अपडेट टेबल कमांड। स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसके लिए अल्टर टेबल कमांड है, उसको आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए एक कमांड और पढ़ते हैं, वो है आपका DESC डेस्क्राइब। कभी कभी क्या होता है कि हम क्रिएट कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर हमने किसको प्राइमरी की बनाया था, क्या डेटा टाइप लिया था, इवन कॉलम के नेम क्या थे। टेबल का नेम हमको याद रहता है कभी मैक्सिमम केसेस में। तो ऐसे में अभी हमको ये देखना है कि टेबल की डिटेल क्या है, टेबल को डिटेल में हमको उसका डिस्क्रिप्शन देखना है। तो एक कमांड है जिसका कमांड का नाम है आपका DESC, ठीक है, या डेस्क्राइब, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो डेस्क्राइब और DESC कमांड ये क्या करते हैं, ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर देते हैं, टोटली डिस्क्राइब कर देंगे ये। जैसे अगर मुझे कस्टमर टेबल के बारे में पता करना है कि कस्टमर टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं लिखूँगा SQL, फिर लिखूँगा SQL प्रॉम्प्ट पर डिस्क्राइब कस्टमर्स। ये देखिए डिफरेंट कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। पहले तो टेबल का नेम आएगा, ये कस्टमर्स टेबल हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा अभी, हाँ अब देखिए। उसके बाद ये सभी कॉलम्स के नेम, ID, नेम, ठीक है, आपको दिखाई दे ही रहे होंगे यहाँ पर, ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। उसके बाद उन सबका डेटा टाइप, उसके बाद लेंथ, प्रिसीजन, स्केल, प्राइमरी की, नलेबल, डिफ़ॉल्ट। तो ये सभी इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसका स्क्रीन पर।
तो ये DESC कमांड थी, डिस्क्राइब कमांड थी। दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, DESC भी लिख सकते हैं। तो टेबल को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कमांड के थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सिंपल है, डिस्क्राइब लिखिए, उसके बाद टेबल का नेम लिख दीजिए, टोटल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा टेबल का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी ड्रॉप और डिलीट टेबल। अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपको टेबल को डिलीट करना है एंटायरली, कंप्लीटली डिलीट करना है विद इट्स स्ट्रक्चर, अब ये चाह रहे हैं कि डेटा तो डिलीट हो ही जाए, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए, या स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा तो डेटा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो ही जाएगा उसका। तो उसके लिए कमांड है ड्रॉप कमांड। अब बात वही आ जाती है यहाँ पर कि डेटा डिलीट हो रहा है यहाँ पर, और डेटा के साथ स्ट्रक्चर भी डिलीट हो रहा है, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट हो रहा है, तो ये कमांड हो जाएगी आपकी DDL स्टेटमेंट में अंदर आएगी ये कमांड आपकी। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और चेंज करने का मतलब ये है, ये नहीं है कि मतलब यहाँ पर सिर्फ उसके अंदर मॉडिफाई ही कर सकते हैं हम। DDL में ये याद रखिएगा, अगर हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर को डिलीट कर रहे हैं, तो वो सभी आपको फिर DDL स्टेटमेंट में ही आएगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम उसको कम्प्लीटली एंटायरली डिलीट कर रहे हैं, तो ये आपका ड्रॉप जो कमांड आता है, ये कमांड आती है आपकी DDL में, ठीक है। कमांड सिंपल है, और इसके थ्रू हम कंप्लीट टेबल को डिलीट कर देते हैं। टेबल ही नहीं रहती, स्ट्रक्चर ही नहीं रहता, डेटा तो रहेगा ही नहीं। जब स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो डेटा कहाँ रहेगा, ठीक है। लिखना कैसे, सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स ये है आपका, ये पॉइंट नंबर 16 है, याद रखिएगा। आपको लिखना पड़ता है ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद लिखना पड़ता है टेबल। वेट अ मिनट, ड्रॉप और ड्रॉप के बाद टेबल, और टेबल के बाद फिर टेबल का नेम। तो जिस किसी टेबल का नेम लिखेंगे वो कम्प्लीटली टेबल रिमूव हो जाएगी आपके सिस्टम से। जैसे मुझे कस्टमर से टेबल को रिमूव करना है, तो मैं लिखूँगा ड्रॉप टेबल, उसके बाद लिखा टेबल का नेम कस्टमर्स। ये देखिए आउटपुट आ रहा है, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। टेबल ही डिलीट हो गई आपकी, एंटायरली डिलीट हो गई। तो इसके थ्रू हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और ये DDL के अंदर स्टेटमेंट आता है आपका। अभी डिलीट हुई है नहीं हुई है हमको पता करना है, तो हमने क्या किया, हमने इसको अभी DSC कमांड मैंने बताया था आपको, उसके थ्रू कम्प्लीटली किसी टेबल की डिटेल को देखा जा सकता है। तो फिर मैंने DSC लिखा और टेबल का नेम लिखा, देखते हैं क्या शो करता है। एरर शो कर रहा है, लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है टेबल है ही नहीं सिस्टम में, ठीक है, आपके डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। तो डेटाबेस के अंदर ही नहीं है तो शो तो होगी नहीं। तो ये टेबल एंटायरली डिलीट हो चुकी है, किस कमांड के थ्रू, ड्रॉप टेबल कमांड के थ्रू। तो ये ध्यान रखिएगा, ये था आपका पॉइंट नंबर 16। 17 नेक्स्ट है आपका डिलीट क्वेरी स्टेटमेंट। डिलीट में क्या करेंगे, अगर हमको पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो फिर हम डिलीट का यूज़ करेंगे, और ये आपका ये जो कमांड है ये इसके अंदर आती है, ये आती है आपकी DML में, ठीक है। क्योंकि हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, किसी एक रिकॉर्ड को, और हम सभी रिकॉर्ड को भी डिलीट करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है डिलीट और ड्रॉप में, कि ड्रॉप में टेबल का स्ट्रक्चर नहीं रहता, डेटा तो डिलीट हो ही जाता है। डिलीट को अगर हम अप्लाई करेंगे भी तो डिलीट के साथ कंप्लीटली सभी रिकॉर्ड्स को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं टेबल से, लेकिन स्ट्रक्चर फिर भी बना रहेगा वहाँ पर। तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए DML का पार्ट है आपका। और सेकंड थिंग ये कि डिलीट जो कमांड है वो आपका किस में आएगी, वो आएगी आपका DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो कमांड सिंपल है, सबसे पहले लिखते हैं डिलीट, डिलीट के बाद कीवर्ड फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम, और सिर्फ इतना ही लिखा आपने तो कम्प्लीटली डेटा डिलीट हो जाएगा आपका सिस्टम से, सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर आप वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं तो कुछ जो रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, जो भी कंडीशन आप देंगे, सिर्फ वही आपके डिलीट होंगे, बाकी डिलीट नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ID = 6, तो उसी कस्टमर की डिटेल डिलीट होगी जिसकी ID 6 है। देखिए अब आउटपुट ये आ रहा है, इसमें ID 6 नहीं आ रही है। और अगर हम यहाँ पर वेयर ID = 6 ना लिखें तो ये सभी जो रिकॉर्ड्स हैं ये सब डिलीट हो जाएंगे,
और डिस्क्राइब कमांड के थ्रू अगर हम कस्टमर टेबल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो शो होगा डिस्क्रिप्शन उसका, लेकिन इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये फ़र्क रहता है ड्रॉप और डिलीट में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।